दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनने वाला, बनाने वाला और सबको शिक्षा देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सत्कार है। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, विकास करना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। और इस कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास के लिए नए नए सूत्र दिए जाएं, नए नए विषय रखे जाते हैं। तो नए विषयों के क्रम में आज का विषय है आलस्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि आलस्य जो है इस शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। बाहर के शत्रु हो ना हो, लेकिन इस शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलसी लोग जो है उनकी मानसिकता क्या होती है कि वह आराम करते रहते हैं। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी का फॉर्मूला होता है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा कब। Yesterday has gone away, tomorrow never exists. The moment of the today is to do something for you. ऐसा कहा जाता है। कल कभी आता ही नहीं है, कल कभी होता ही नहीं है। वर्तमान का क्षण होता है, वही विकास करने के लिए होता है। कल किसने देखा है? इसीलिए आज का काम आज करने की हिदायत हमारी संस्कृति में दी गई है। लेकिन आलसी होते हैं, वो इसका रिवर्स कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों। अभी जीना है बहुत और इतनी जल्दी क्या है, अभी जीना है बहुत। मतलब अभी इतनी क्या जल्दी है जो हम इतना फास्ट काम करें। उनके मस्तिष्क के अंदर कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई उनका आदर्श नहीं होता है। आलसी व्यक्ति कौन बनता है? जिसके जीवन का कोई आदर्श ना हो, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य हो ना हो। दिशा विहीन व्यक्ति को आलसी कहा जाता है। और उसको ये पता नहीं कि ये मनुष्य जीवन कितने पूर्व के अंदर सुकृत कार्य करने के बाद के अंदर मनुष्य भाव उसको प्राप्त हुआ है। और वह यही फालतू इधर उधर की बकवास करने में, निंदा करने में, टाइम पास करने में और इंद्रियों का भोग करने के अंदर ही समाप्त कर देता है। आलसी लोग इंद्रिय जगत तक ही रहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य नहीं होने की वजह से उनमें कुछ ललक नहीं होती। वो कुछ करना नहीं चाहते, वो कुछ बनना नहीं चाहते, वो कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते। लेकिन भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें आज के विषय से ये ध्यान देने की बात होती है कि मनुष्य को अपना जीवन इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि हर चीज़ व्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए। हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय संस्कृति के अंदर 4 आश्रम बनाए गए हैं। उम्र 100 वर्ष की आंकी गई है। 25 वर्ष तक जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है और 51 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम होता है और 51 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ कहा जाता है और 76 से लगा के 100 वर्ष तक जो है वो संन्यास आश्रम कहा गया है। इसके अंदर 2 आश्रम में व्यक्ति पहले ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर वो गुरु के पास के अंदर शिक्षा लेकर के पारंगत हो जावे, परफेक्ट हो जाए। और गुरु वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान देता है। गुरु एक ऐसा दीपक जला देता है, हमारे भीतर एक ऐसी लौ जला देता है कि वह लौ जीवन भर जलती रहती है, एक प्रकाश कर देता हमारे अंदर। अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश कर देता है और उस ज्ञान के प्रकाश के अंदर हम आगे बढ़ते ही रहते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप किसी भी महान पुरुष का इतिहास उठा करके देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसके जीवन विकास के अंदर कोई न कोई महिला होती है, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दादी हो या गुरु होता है। क्यों? कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए।
हमारा लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करना है, तो वो प्राप्त कराने वाला, वो बताने वाला गुरु होता है। वो मार्ग जो है गुरु बताता है और हम उस पर चल पाते हैं, शिक्षा देने वाला गुरु होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, आज इस शीर्षक के माध्यम से, इस विषय के माध्यम से मैं आप सभी को प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप अपनी 24 आवर्स की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की पद्धति है, वह हमें अच्छी तरह से बना देनी चाहिए। हर ईश्वर ने 24 घंटे हर मनुष्य को दिए हैं, हर प्राणी को दिए, 25 घंटे किसी को नहीं दिए हैं। वो 24 घंटे किस तरह से व्यवस्थित हो, रात होती है वह विश्राम करने के लिए होती है, दिन होता है काम करने के लिए होता है, और हमारे शरीर के अंदर अगर हम 12-14 घंटे कार्य करते हैं तो 8-10 घंटे जो है ये हमारी बॉडी के टिश्यूज, हमारी बॉडी के सेल्स, हमारी बॉडी के सिस्टम विश्राम चाहते हैं, क्योंकि विश्राम करने से वे पुनः एक्टिवेट हो जाते हैं, पुनः उनको शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये संतुलन बनाए रखना चाहिए, मात्र दिन रात कार्य नहीं करना चाहिए, कार्य के साथ साथ के अंदर रेस्ट करना भी अति आवश्यक है। तो अपनी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द गुड हेल्थ। अनदर द गुड माइंड एग्जिस्ट इन द गुड बॉडी। हमारा जो ये साउंड मस्तिष्क है कहाँ निवास करता है? स्वस्थ शरीर में निवास करता है। और स्वस्थ शरीर कैसे रहता है? वो आलस्य को भगाने से होता है। आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग ने हमें इतनी सुविधाएं दी है कि सारी दुनिया को वो हमारे बेडरूम तक ले आया है, सारी दुनिया को हमारे मोबाइल में ले आया है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई हम शारीरिक श्रम ना करें, हम प्रोडक्टिव वर्क ना करें, उसका अर्थ ये नहीं होता है। वो साधन है, उनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन शरीर का श्रम होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शरीर का श्रम होने से जो कैलोरीज हम ग्रहण करते हैं वह कैलोरीज उतनी बर्न करना आवश्यक है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि जितनी कैलोरीज आप ग्रहण करते हो उतनी कैलोरीज बर्न अवश्य करो, उससे ज़्यादा जो है कैलोरी भी बर्न नहीं करनी है और कम कैलोरी भी बर्न नहीं करनी है। उससे संतुलन बना रहता है, और ये संतुलन की अवस्था रहने से हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है। भाई और बहनों, आलस्य जीवन के अंदर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य जो है ये कई दुर्गुणों का घर हो जाता है। आलसी व्यक्ति में दुर्गुण हैं, वो उसका निवास बन जाते हैं। जिस तरीके से एक बड़ा पेड़ होता है उसमें बहुत से पशु पक्षी जो है उसमें घोंसले बनाते हैं, निवास करते हैं। इसीलिए जो आलसी व्यक्ति होता है उसके अंदर बहुत से दुर्गुण निवास करने लग जाते हैं। सबसे पहले दुर्गुण क्या होता है कि उसका शरीर जो है वह शिथिल पड़ जाता है, और आलसी व्यक्ति जो है वो दूसरा कि हमेशा जो सेवा लेने लग जाता है और उसका मस्तिष्क काम में नहीं करता है, वह बीमार हो जाता है, और पड़ा पड़ा व्यक्ति जो है उसकी कोई मदद भी नहीं करता और डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, और उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि अपना स्वयं का कार्य है खुद करना चाहिए। व्यक्ति को जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेगा उतना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि ये शरीर तो खूब घूमते रहना चाहिए, खूब मूवमेंट करते हुए रहना चाहिए, लेकिन हमारा जो मन है वो स्थिर रहना चाहिए। जो मन को घुमाते हैं वो लोग विक्षेप हो जाते हैं, और विक्षिप्त अवस्था के अंदर वो सही निर्णय नहीं कर पाते हैं और उनका विकास नहीं होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के विषय से जो है मैं निष्कर्ष की भाषा में ये कहना चाहूँगा कि अपना जो है जीवन के अंदर आलस्य को कहीं भी पास फटकने के लिए नहीं दें। उसके लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। आज के कार्य की प्लानिंग हमारे बीते कल के अंदर हो जानी चाहिए कि आज इस दिन भर के जो 12 घंटे 10 घंटे मेरी वर्किंग आवर्स है
उसके अंदर ये काम मुझे निपटाने हैं। वो कार्य हम डायरी में भी लिख सकते हैं या अपने मस्तिष्क का जो अवचेतन मन है उसमें भी फीड करके रख सकते हैं। तो भाई इतने समय पर ये कार्य करना है, ये करता रहना चाहिए। और उसके अंदर भी गिव इम्पोर्टेंस फर्स्ट टू द इम्पोर्टेंट वर्क, असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटी, ये बहुत जरूरी है। आलसी व्यक्ति प्रायोरिटी को असाइनमेंट नहीं दे सकता क्योंकि उसकी प्लानिंग नहीं है। जो कार्य हमें पहले करना होता है वो पहले करना चाहिए, और जो कार्य अभी हमारा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है वो कभी भी किया जा सकता है। और दूसरा, ये ध्यान सबसे बड़ा जीवन के अंदर ये ध्यान रखने की बात है शीर्षक के अंदर कि पहले व्यक्ति को जो दूसरे से हमारा कार्य करवाना जाना है, एक कार्य होता है कि दूसरे से कराया जाना बाहर के लोगों से, और एक कार्य होता है कि स्वयं करना। स्वयं का कंट्रोल हमारे हाथ में है। दूसरे लोगों का, मार्केट के लोगों का, या दूसरा जो कि हमारे से अलग है, जिनके पास हमको जाना होता है, उनका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। उनके साथ हमें उनके जो है अनुकूलता के अनुसार चलना पड़ता है। तो पहले असाइनमेंट बाहर के कामों को दो। आपका काम है वो रात्रि में कर सकते हैं आप, और ऐसा फ्री टाइम में जब मॉर्निंग का टाइम हो या इवनिंग के बाद का टाइम हो, जब सब लोग रेस्ट करना चाहते हैं, उस वक्त में आप अपना कार्य अपने लेवल का कर सकते हो। परंतु आलसी व्यक्ति यह सारी प्लानिंग नहीं कर सकता है। इसीलिए आलस्य जो है हमारे शरीर का, हमारे जीवन का बहुत बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति कभी पूजनीय नहीं होता, वंदनीय नहीं होता है, और उसके जीवन का कोई उपेक्षित हो जाता है। उसके जीवन के अंदर कोई तरह का एप्रिसिएशन नहीं होता है। इसीलिए वो एक निर्जीव टाइप व्यक्ति होता है, उसके जीवन का कोई मोल नहीं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, काफ़ी गहन चिंतन के बाद में अब हमारे शरीर को और मस्तिष्क को तरोताज़ा करने के लिए थोड़ा ब्रेक की आवश्यकता है। ब्रेक के बाद में हम पुनः हाजिर होंगे। थोड़े समय का हमने ब्रेक लिया। अब हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से ताजगी का अनुभव कर रहे हैं, और हमारा जो निर्धारित विषय है उस पर विवेचना पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। आज के इस वैज्ञानिक को युग को देखते हुए और आज इस साधनों की प्रचुरता को देखते हुए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आज के वैज्ञानिक साधनों का आप भरपूर उपयोग करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए। और ये एफिशिएंसी कब बढ़ेगी? जब हम आलस छोड़ देंगे। अगर हम 24 घंटे सोने के अंदर, गपशप करने के अंदर, या फालतू साहित्य पढ़ने के अंदर, खाने पीने में वेस्ट करेंगे, और लोगों के साथ में बैठे बैठे किसी की निंदा करेंगे, ताश खेलने के अंदर करेंगे, तो हमारे जीवन का क्या विकास होगा? मैंने बहुत से जो है ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद में मात्र ताश खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, या केवल आजकल जो मोबाइल के व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम पर काम करते हैं। तो उनको मेरी सलाह है कि आपका सही जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन तो अब प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि इतने समय में आप घर गृहस्थी को संभालने में, बच्चों को पाँव पर खड़ा करने के अंदर समय बिता रहे थे, लेकिन अब समय आपका है और आप ये निजी जीवन बहुत अच्छा जी सकते हो। और ये वानप्रस्थ का जो हमारा फॉर्मूला है
उसको आप बहुत अच्छी तरह से लागू कर सकते हो, क्योंकि आप स्वतंत्र होते हैं। वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो गवर्नमेंट से नहीं बंधे हुए हो, और अगर आपका प्राइवेट काम है तो आप घर से मुक्त हो जाते हो। घर में रहते हुए घर से दूर वानप्रस्थ जीवन होता है, और 60+ लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता। प्राय 60+ लोग आलसी हो जाते हैं, और आलस करते करते वो लोग बूढ़े बहुत जल्दी हो जाते हैं, और उनके जीवन के अंदर कोई एम्बिशन नहीं रहती है, कोई अच्छा कार्य करने की इच्छा भी नहीं रहती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। मैं टीचर हूँ, मैं लेखक हूँ, और मैं टीवी वार्ताकार, आपके सामने टीवी वार्ता करता ही हूँ। कई दिशाओं के अंदर कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने 60 वर्ष की उम्र के अंदर अपना डॉक्टरेट किया, और अभी तक भी मैं पूर्ण शिक्षा के साथ के अंदर एक स्टूडेंट के रूप में अभी भी 73 की उम्र का होने के नाते भी पढ़ रहा हूँ, और 20 वर्ष से वानप्रस्थ जीवन है। तो मैंने ये सब कैसे पाया, मैं मेरे जीवन के जो है वो अच्छे अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। ये मुझे शिक्षा मेरे गुरु से मिली है। कभी भी आलस मत करो, आलस को पास में फटकने ही नहीं दिया जाता है। इन दिनों के अंदर मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ कि भारत रत्नों के भारत को अवदान, 47 करीब अभी तक जो है भारत रत्न भारत सरकार ने उन हीरों को जो है वो प्रदान कर दिए, सम्मान कर दिया गया है, जिनका जीवन अनुकरणीय, वंदनीय, स्तुत्य और शिक्षा लेने योग्य है। ये पुस्तक पढ़ने योग्य है, मैं आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा। तो मैंने ये पाया, उनके प्रत्येक के जीवन को पढ़ करके, उस पर भाष्य लिख करके, कमेंट्री लिख करके, और ये पाया कि उनका जीवन कितना कष्टदायक था। बचपन में ही किसी के माता पिता गुजर गए, किसी के पास पैसे का अभाव था, बढ़ नहीं पाए, परंतु उनकी संकल्प शक्ति, उन्होंने आलस्य को त्याग दिया था। सबसे बड़ी बात है, आलस्य को किसी महापुरुष ने अपने जीवन के पास में फटकने नहीं दिया, और उन्होंने इतनी तरक्की की। मैं आपको उदाहरण बताना चाह रहा हूँ कि हमारी भारत कोकिला लता मंगेशकर, जो बचपन के अंदर 4 बहनें थी, उनकी स्थिति नहीं थी कि वो पढ़ाई करने की फीस नहीं थी पिताजी के पास में, तो लता मंगेशकर अपनी बहन आशा भोसले जो है वो भी पार्श्व गायिका है, उनको साथ पढ़ने के लिए ले गई। तो वहाँ टीचर ने उनको यह कह करके बाहर निकाल दिया कि इसकी जो है वो फीस भरे बिना ये कक्षा में नहीं बैठ सकती। तो ये लता मंगेशकर को बड़ा अटपटा लगा, बहुत बुरा लगा। उसने निश्चय किया कि मैं अब कभी पढ़ाई नहीं करूंगी, लेकिन उसकी संकल्प शक्ति और उनके आलस्य का त्याग करने से वो आज एक महान विश्व की पार्श्व गायिका के रूप में प्रसिद्ध हो गई, और बहुत सी विश्वविद्यालयों ने उनको डीलिट की उपाधि दी है, और उनका कंठ इतना मधुर है कि लोग आज भी उनकी आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं। और वो रफ़ी, मुकेश आदि कई हमारे बड़े बड़े जो गायक हैं उनके साथ में 30,000 से अधिक उन्होंने गायन गाए कई फिल्मों के अंदर, और हमारे भारत की नाट्यशालाओं के अंदर उन्होंने जो है गायन प्रस्तुत किया। और इस तरीके से वो एक महान व्यक्तित्व है। किसी भी महान व्यक्तित्व को आप देखें, उसके ऊपर जो है आज का जो विषय है वो सटीक नज़र आता। आज हम थोड़ा अपने वर्तमान के सिनेरियो की बात करें कि आज नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही है, आज समाज में विघटन हो रहा है, आज समाज में सहनशीलता नहीं है, तू मैं बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को सलाह दी जाए तो अगले वाला पुनः रिएक्ट करता है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये जो इसी कारण क्या हो रहा है कि समाज का विकास नहीं हो रहा है। इस नेगेटिविटी का सबसे बड़ा एक कारण ये है कि व्यक्ति आलसी होता जा रहा है, व्यक्ति शारीरिक श्रम नहीं कर रहा है, और व्यक्ति मानसिक श्रम भी नहीं कर रहा है। और इतने साधनों की प्रचुरता हो जाने की वजह से वह उसके अंदर इतना लुभावना हो गया है, वो इंद्रिय जगत के बाहर नहीं जा रहा है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी तक ही रह रहा है। इस कारण हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य गिर रहे हैं।
और स्वार्थी व्यक्ति और जो आलसी व्यक्ति होता है वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, वो स्वार्थी बन जाता है, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है, उसके सामने कोई प्लानिंग ही नहीं है, उसके सामने कोई उद्देश्य नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, और सेवा की बात वगैरह है उसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है, उसको करने की ललक नहीं होती है, बनने की जो है इच्छा नहीं होती है, चरेवेती में विश्वास नहीं करता है, तो वह किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए आज का विषय और आज के सिनेरियो को देख करके ये बताया जाना चाहिए, स्कूली लाइफ के अंदर, कॉलेज की लाइफ के अंदर बच्चों को संस्कार दिया जाना चाहिए कि आलस्य को बिल्कुल त्यागो, जीवन के अंदर आलस्य बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए और अपनी दिनचर्या को सब व्यवस्थित करना चाहिए। शारीरिक श्रम अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। शारीरिक श्रम अपनी पत्नी पे या अपने नौकरों पे या किसी के साथ में नहीं बांटना चाहिए। उससे खुद का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, अहंकार का विसर्जन होता है और उसके साथ साथ के अंदर व्यक्ति के अंदर एक नई स्फूर्ति आती है, क्योंकि हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वह होती है। अभी हमारे नरेंद्र भाई मोदी है 62-63 वर्ष के हो रहे हैं, इस अवस्था में भी वो पगडंडियों के माध्यम से जो है बहुत ऊंचे मंदिरों के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो योगी है, आलस्य उनके पास में बिल्कुल नहीं फटकता और आलस्य के प्रति उनको चिढ़ है। वो आज का काम आज करते हैं, अभी करते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं। और जो व्यक्ति आलसी होता है उसकी कोई डिसीजन पावर नहीं होता है और वह कोई भी निर्णय समय पर नहीं ले पाता है और विकास नहीं कर पाता है। आदमी के विकास करने के लिए आलस्य को त्यागना बहुत ज़रूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 बातें कही गई है, गे, हे और उपादेय। गे का मतलब होता है जानने योग्य, जानवा योग्य, और हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य, और उपादेय का अर्थ होता है कि ग्रहण करने योग्य। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आप एक 24 घंटे की अपनी कार्य पद्धति की जो है वो एक लिस्ट बनाइए कि हम कार्य करते हैं उसके अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो हम उस लिस्ट के माध्यम से धीरे धीरे छांट करके जो बुराई का पलड़ा है उसको हल्का करें और जो अच्छाई का पलड़ा है उसको भारी करें, उसको बड़ा बनाएं। यानी जीवन में अच्छे अच्छे गुणों को धारण करें। और ये गुण हमें जहाँ से भी मिलते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, कहीं से भी हमको अच्छी बात, अच्छी शिक्षा, अच्छे मोती मिलते हैं, वो लेना चाहिए। तो इसीलिए जो हमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमें जीवन के अंदर आलस्य को बिल्कुल फटकने नहीं देना चाहिए। इसीलिए आलस्य नाम शरीरस्थो मान रिपु आज का ऐसा विषय रखा गया है, खास तौर से हमारे युवाओं को, जिनका जीवन बहुत लंबा है और देश का भाग्य और देश का सारा जो है उनके ऊपर निर्भर है, विकास है। तो उनको आलस्य को हमारे अपने पास में नहीं फटकना चाहिए, क्योंकि जो युवक होता है वो कर्मजा शक्ति होता है, वह विस्फोट कर सकता है और उसका वह उम्र होती है, वो कार्य करने की उम्र होती है, वो अच्छा मूवमेंट कर सकता है, अच्छा निर्माण कर सकता, उसको फालतू व्यसनों के अंदर, फालतू चीज़ों के अंदर वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस विषय के माध्यम से आज मैं सभी बच्चों को और युवाओं को ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि मैंने जीवन के अंदर आलस्य को कभी पास में फटकने नहीं दिया। तो आप भी जो है अपने जीवन को ऐसे प्लान करें कि आलस्य कहीं पास में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और जो कार्य शुभस्य शीघ्रम, हमारे दिमाग के अंदर हमने प्लानिंग कर दी कि यह कार्य अच्छा है, उसको तुरंत करना चाहिए। हमारी संस्कृति के अंदर 3 बातें आती है, चिंतन, मनन और निध्यासन। कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले चिंतन करो,
कि यह कार्य मुझे करना है, उस पर मनन करो, उस कार्य की मेरिट्स और डीमेरिट्स को जानो, उसकी अच्छाई और बुराई को जानो, उसके लाभ हानि को जानो, और वो करने के बाद के अंदर निर्ध्यासन मतलब उसकी क्रियान्विति में चले जाओ। तो इस तरीके से प्लानिंग करने से हमें बहुत बड़ा पर्सनैलिटी का विकास होता है। और पर्सनैलिटी विकसित कब होती है? अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कौन होता है? जो जगत कल्याण करता है, जो समाज की सेवा करता है, जो परोपकार करता है। हमारी संस्कृति के अंदर परोपकार को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आप कितने ही बड़े कुबेर हो सकते हो, कितने ही बड़े विद्वान हो सकते हो, लेकिन आपकी विद्वता का, आपके धन का, आपके शरीर का, श्रम का उपयोग है वो समाज सेवा के अंदर जाना चाहिए, परोपकार के अंदर जाना चाहिए। और जो परोपकार करता है वो व्यक्ति पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, अनुकरणीय होता है और ईश्वर का वह भक्त होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हैं। आत्मा शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है। तो इस कार्यक्रम के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति आप हैं। आपकी उपस्थिति से, पुनरुत्थान को सुनने से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। और आज पूरे ये टॉक ऑफ द टाउन बन रही है कि पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर अच्छे अच्छे गुणों का बखान किया जाते हैं, अच्छे अच्छे टिप्स दिए जाते हैं। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है जगत कल्याण करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, सभी को प्रेम मिले, सभी को सम्मान मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।